प्यारे बच्चों, क्लास 12th 2024 में इतिहास विषय का एग्जाम 9/2/2024 को हुआ था। वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो इस बार के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इतिहास का ये प्रश्न है और इसी टाइप का प्रश्न आपके भी आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में? तो हम लोग सभी जानते हैं किस राज्य में है, गुजरात में। दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है उदयन ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? अशोक ने। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? कबीरदास। हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलुक वंश। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। वज्रयान किस धर्म की शाखा है? तो ये बौद्ध धर्म। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। 1857 का सिपाही विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? मेरठ। बच्चों थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं और अब समय भी कम है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? तो सूरत। 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका एनफील्ड राइफल। रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। फोर्ट्स विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? 1986 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? तो मोहनजोदाड़ो। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो हूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो एक कब्रगाह। इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो मोरक्को से। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका दो गो थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दोनों, तो इसलिए डी हो जाएगा, बी और सी। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो इंडो ग्रीक। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? हिंद स्वराज में। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़े स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी। अब यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इतिहासकार V.D. महाजन द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण एवं जनजातीय गाथाएं। मतलब इसी से हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है, भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए? तो 17 अगस्त 1947 को जब आधिकारिक तौर पर रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई, जिसमें प्रमुख तौर पर पश्चिम में पंजाब राज्य और पूर्व में बंगाल राज्य का बंटवारा हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित हुई। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था, जो अब सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सगुण भक्ति क्या है? तो ईश्वर की सगुण और साकार रूप में विश्वास करने वाले भक्त कवियों को सगुण भक्ति का नाम दिया गया है। पहाड़ियाँ कौन थे? तो औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़ियाँ कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध थे? तो बंगाल विभाजन, बंगभंग के पश्चात लाल बाल पाल भारतीय राजनीति की त्रिमूर्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्र पाल। सिपाही विद्रोह से जुड़े 2 प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखे। तो रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1893 को मुंबई से ठाणे तक डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी।
अब लघुत्तरीय प्रश्न है, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है? तो इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली का उपयोग 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक की संरचनाओं में किया जाता है। एक इंग्लिश बॉन्ड को विशेषज्ञ श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अन्य ब्रांडों को होती है। इस कनेक्शन के लिए उन दीवारों में मजबूती अधिक होती है जो कम से कम 1.5 ईंटें मोटी होती है। इस प्रकार का बंधन दीवारों को अधिक मजबूत समर्थन प्रदान करता है। तो एक तरह का ये है जो मतलब जो हम लोग ईंटा लगाते हैं वो है इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली। आगे है, भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण क्या क्या है? मतलब इसमें क्या क्या अवगुण है? तो अत्यधिक लंबा होना, वकीलों के लिए स्वर्ग होना, बहुत सा शब्दों का व्याख्या ना होना। उदाहरण के लिए संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का वर्णन किया गया है, किंतु अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। चौथा है, संविधान का 2/3 भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया जाना है और अन्य देशों के संविधान से लिया जाना, जिस कारण से इसे उधार का भी संविधान कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के बारे में लिखिए। तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नयनार संतों द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी के आरंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया गया। ये ऑब्जेक्टिव में ये लोग क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा लाया गया, तो रामानंद द्वारा। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। अपने उद्देश्यों से यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। 42 है, काला शहर एवं गोरा शहर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो काला शहर और गोरा शहर में निम्नलिखित अंतर है। पहला कि गोरा शहर ब्रिटिश कॉलोनी जोन को दिया गया नाम था, वे दोनों अलग अलग स्थानों पर रहते थे। काला शहर भारतीय व्यापारियों, कारीगरों और श्रमिकों का घर था जिन्होंने यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार का लेन देन किया था। दूसरा है, रंग की अनुपस्थिति विकार, गंदगी, बीमारी और अराजकता का प्रतिनिधित्व करती है। स्वच्छता की कमी के कारण हैजा और प्लेग महामारी आम थे। दूसरी ओर गोरा शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में विचार करता था। एक उपयुक्त जल निकासी प्रणाली स्थापित की गई थी। तीसरा है, जिस क्षेत्र में कारखाने स्थित है उन्हें गोरा शहर के रूप में संदर्भित किया गया था और यह सत्ता के साथ साथ उनके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक रीति रिवाजों के संदर्भ में अंग्रेजों के भौतिक और प्रतीकात्मक दोनों प्रभुत्व का प्रतीक है। उनके भारतीय सहयोगी जो काला शहर के रूप में जाना जाता था, जो कारखाने से कई किलोमीटर दूर है, इस बीच में रह रहे थे। अगला है 43, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी रॉलेट की सिफारिशों द्वारा पारित किया गया था और मार्च 1919 में कानून बन गया। महात्मा गांधी ने कहा कि बिल या एक्ट काला बिल या काला एक्ट था। भारतीयों द्वारा संचालित की जाने वाली उपनिवेश विरोधी कार्रवाई को दबाने के लिए तथा उनके अधिकारों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को भारत के इतिहास में काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट की ऐसी शोषण मूलक प्रकृति के कारण ही इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। हड़प नीति क्या है? तो इसे विलय नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के अधीन देशी राज्यों के संतानहीन शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर उनके राज को हड़प लेना ही हड़प नीति थी। अगला है 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। तो पहला है, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू एवं इस्लाम धर्म की उग्र आलोचना करना। दूसरा है, अंग्रेजों द्वारा बाल विवाह, सती प्रथा को बंद करना तथा विधवा विवाह की आज्ञा देना। तीसरा है, भारतीय पारंपरिक शिक्षा पद्धति की जगह अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पद्धति की शुरुआत। और लास्ट है, भारतीयों के साथ रंग के आधार पर घृणा की दृष्टि से देखना। 46 है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखे। तो चंपारण किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में एक किसान विद्रोह था जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ था। 1917 से 18 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसका लक्ष्य यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के बीच प्रतिरोध को जगाना था। इन बागान मालिकों ने नील की खेती के अवैध और कठोर तरीकों का इस्तेमाल एक कीमत पर किया जिसे न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किसानों के श्रम के लिए पर्याप्त भुगतान के रूप में वर्णित
वर्णित नहीं किया जा सकता था। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी माना जाता है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया था, संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो ब्रिटिश शासनकाल में कंपनी सरकार की नीति एवं उनके कार्यों के फलस्वरूप आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें घोर शोषण का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप आदिवासियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और मूल रूप से सरकार को दोषी मानकर उन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह किए, जिसमें संथाल, कोल, रंपा और बिरसा मुंडा विद्रोह प्रमुख थे। संथाल विद्रोह के अनेक कारण थे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला है भूमि से बेदखली। तो जमींदार, पुलिस, राजस्व और अदालत ने संथालों से जबरन वसूली कर संयुक्त कार्रवाई की। संथाल सभी प्रकार के करों और शुल्कों का भुगतान करने के लिए बाध्य थे। उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दूसरा, हिंसा। तो जमींदारों के प्रतिनिधियों ने संथालों के साथ व्यक्तिगत हिंसा की। उनके साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए और संथालों को झुकाया गया। फिर है संथाल भूमि का अतिक्रमण। धनी किसानों ने काश्तकारों की भूमि पर अतिक्रमण किया। वे संथालों के मवेशियों को ले गए। अत्यधिक ब्याज दर। तो साहूकारों ने संथालों को जिस दर पर ब्याज दिया वह दर बहुत ही अधिक थी। इन साहूकारों को संथालों द्वारा दीकू यानी शोषक कहा जाने लगा। संथाल क्षेत्रों में अपना व्यापार चलाने वाले सभी बंगाली दीकू के नाम से जाने जाते थे। फिर यूरोपीय लोगों द्वारा उत्पीड़न। यूरोपीय लोगों को बिहार में रेल निर्माण के लिए लगाया गया था। इन यूरोपीय लोगों ने अक्सर संथाल महिलाओं का अपहरण किया और यहाँ तक कि उनकी हत्या की और उत्पीड़न के कुछ अन्यायपूर्ण कृत्यों को भी किया था तथा इन सब के लिए रेलवे लाइन पर कार्यरत यूरोपीय लोगों द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था। जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और यूरोपीय कर्मचारियों ने इस प्रकार संथाल किसानों पर इस हद तक अत्याचार किया कि उनके पास विद्रोह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अगला है मुद्रा प्रणाली की शुरुआत। तो मुद्रा की शुरुआत संथालों के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। संथाल वस्तु विनिमय प्रणाली का पालन करते थे, लेकिन जमींदारों को नकद भुगतान करना पड़ता था। इसका अर्थ यह था कि उन्हें साहूकारों से बहुत अधिक ब्याज दर पर पैसा उधार लेना पड़ता था। विद्रोह का स्वरूप। तो उपयुक्त अनेकानेक कारणों से संथालों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू कर रहे थे। संथाल न्याय एवं धर्म का राज स्थापित करना चाहते थे। चांद और भैरव दो भाई इस अंग्रेज विरोधी आंदोलन के प्राण थे। 13 जून सन 1855 ईस्वी को सिद्धू एवं कान्हू ने भगवाडी नामक गांव में संथालों की एक सभा का आयोजन किया, जिसमें लगभग 10,000 संथालों ने भाग लिया। इस सभा में अंग्रेज विरोधी जुलूस निकाले गए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुछ ही दिनों के अंदर सिद्धू कानू के नेतृत्व में 60,000 सशस्त्र संथालों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई। इसके अतिरिक्त हजारों आदिवासी अंग्रेजों का तख्ता उलटने के लिए तैयार थे। इस विद्रोह की आग शीघ्र ही वीरभूम, बांकुरा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर आदि कई स्थानों में फैल गए। महाजनों एवं जमींदारों पर हमले किए गए और उनके मकान जला दिए गए तथा उन्हें लूट लिया गया। 5 महाजनों को संथाल विद्रोहियों ने पंचकठिया में मार डाला। सरकारी भवनों, थाना, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों पर हमले किए गए। संथालों के आक्रमण के केंद्र वे सभी गैर आदिवासी तत्व थे जिनसे वे क्षुब्ध थे। इस संगठित विद्रोह एवं सरकारी भवनों, कर्मचारियों एवं अन्याय सरकारी संपत्ति पर संथालियों के आक्रमण ने सरकार को जवाबी कार्रवाई के लिए उस्काया। सरकार ने अत्यंत कठोरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन करने का निश्चय किया और सेना की बड़ी टुकड़ी रवाना की। विद्रोह प्रभावित सारे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सिद्धू कानू जैसे विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए सरकार ने 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की। सिद्धू और कानू पकड़े गए और विद्रोह को अत्यंत कठोरता पूर्वक दबा दिया गया। करीब 15,000 संथाल मारे गए। अंग्रेजी बंदूकों के समक्ष संथालों का तीर धनुष से बेकार सिद्ध हुआ। विद्रोह समाप्त हो गया और शांति स्थापित हो गई। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख हथियार तथा अस्त्र की चर्चा करें। तो वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा हम इसको धीरे धीरे बढ़ा दे रहे, पॉइंट बता दे रहे, आप लोग वीडियो रोक रोक के इसको लिख लीजिएगा। तो पहला पॉइंट है, मतलब पहला जो उनका हथियार था अहिंसा। दूसरा है सत्याग्रह का प्रयोग। तीसरा है हड़ताल का सफल प्रयोग। चौथा असहयोग। फिर है पांचवा सविनय अवज्ञा आंदोलन।
स्वदेशी और बहिष्कार, फिर है संघर्ष तैयारी, संघर्ष की रणनीति, जिसमें आप पॉइंट देख सकते हैं। 39 है, एक इतिहासकार के रूप में अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की भूमिका का वर्णन करें। तो भूमिका है, थोड़ा सा लंबा है, इसको आप देख लीजिए, धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। साइट पर भी आपको मिल जाएगा, DRGP82 साइट, क्रोम ब्राउजर में जाकर आप सर्च कीजिएगा, वहां भी आपको मिल जाएगा ये चीज। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, तो इसके पतन के प्रमुख कारण है, पॉइंट बता दे रहे हैं, डील देख लीजिए। अयोग्य उत्तराधिकारी था, दूसरा है अशोक का उत्तरदायित्व, साम्राज्य का विभाजन, राष्ट्रीय भावना का अभाव, अत्यधिक केंद्रित शासन, प्रजा का विद्रोह, अत्याचारी शासक, विदेशी आक्रमण, ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया, कमजोर आर्थिक स्थिति तथा करों का भार। कबीर की जीवनी, शिक्षाएं एवं प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करें। तो कबीर के बारे में बताना है। कबीर के दोहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब यहाँ गुरु की महिमा को बताया गया है। एक दो दोहा लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखना है, एक दो दोहा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, इसको अच्छा से कर लीजिएगा। लिखित संविधान और विस्तृत संविधान है, कठोरता लचीलापन का सम्मिश्रण है, फिर धर्मनिरपेक्षता है इसमें, विभिन्न देशों के संविधान से उपयोगी प्रावधान ग्रहण करना, एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है, एकात्मक एवं संघीय व्यवस्था है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बताया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।